On the eve of independence, what do you mean by that? August 15, 1947, when we got our independence from Britishers, उससे just पहले के सिनारियो को eve of independence कहते हैं. In this video, we will talk about the conditions of the Indian economy जो हमें ब्रिटिशर्स से इंडिपेंडेंस के टाइम पर मिली थी. हेलो, नमस्ते, दुआ सलाम. मैं हूं हिना और लेकर आई हूं आपके लिए इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के चैप्टर वाइज लेक्चर्स. ये लेक्चर्स आपको ना ही बस क्लास में अच्छा स्कोर करने में हेल्प करेंगे, बल्कि यू कैन फ्लॉन्ट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक्स इन योर क्लास. क्या आपने कभी सोचा है कि इंडिया डेवलपिंग नेशंस में ही क्यों आता है, जबकि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स तो हमें बताते हैं कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था? तो वो सोना गया कहाँ? को पता है दैट इंडिया वाज रूल्ड बाय ब्रिटिशर्स फॉर ओवर 200 years. तो क्या इंडिया ब्रिटिशर्स के टाइम पे भी डेवलपिंग था, या फिर उनके जाने के बाद डेवलपिंग हुआ है? लेट्स फाइंड आउट. In today's lecture, we will take the very first chapter of your NCERT book, which is Indian Economy on the Eve of Independence. When India got independence at that time, Indian economy was not in a good state. Reason being British Raj for over 2 centuries, and the sole purpose of British rule was exploitation. Britishers ने इंडियन रिसोर्सेज को उस लेवल तक एक्सप्लॉइट किया जहां पर इंडिया ब्रिटिश इंडस्ट्रीज के लिए सिर्फ एक रॉ मटेरियल सप्लायर बनकर रह गया. We all know that Indian economy was mainly an agrarian economy, which means Indian population का majority part was dependent on agriculture. However, the Indian economy is not only about agriculture but also about textiles and handicrafts. वो हैंडीक्राफ्ट्स जो अपने फाइन क्वालिटी के लिए वर्ल्ड फेमस थे, एंड मेनी प्रोडक्ट्स वर इवन imported by different countries at that time. Britishers knew it very well that their products cannot compete with Indian products. इसीलिए उन्होंने ऐसी पॉलिसीज बनाई जिससे इंडियन प्रोडक्ट्स की वैल्यू एंड डिमांड जीरो हो गई. दे मेड पॉलिसीज जिससे ब्रिटिश प्रोडक्ट्स को प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन दोनों ही मिले, बट इंडियन प्रोडक्ट्स को दोनों में से कुछ नहीं. फॉर ऑब्वियस रीजंस ब्रिटिशर्स ने कभी भी इंडियन नेशनल इनकम या पर कैपिटा इनकम को कभी कैलकुलेट करने की या जानने की कोशिश ही नहीं की. इस एक्सप्लॉयटेशन को दादा भाई नरोजी, विलियम डिग्बी एंड आरसी देसाई जैसे प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज ने हाईलाइट किया और कैलकुलेट करने की कोशिश भी की. देयर आर सर्टेन एरियाज जहां पे इन पॉलिसीज का इम्पैक्ट एकदम डायरेक्ट देखने को मिलता है, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, फॉरेन ट्रेड एंड सो ऑन. हम इन सभी सेक्टर्स के बारे में एक एक करके बात करेंगे. एंड लेट्स फर्स्ट डिस्कस एग्रीकल्चर सेक्टर. वी ऑल नो दैट इंडिया इज एन एग्रेरियन स्टेट, विच मीन्स इंडिया एक एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है. इवन ब्रिटिशर्स के टाइम में भी 85% ऑफ द पॉपुलेशन वॉज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, either डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. फिर भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी वॉज वेरी लो. डू यू नो वाई? ड्यू टू स्टैग्नेशन. स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा रीजन था, अपार्ट फ्रॉम लैंड सेटलमेंट सिस्टम जो ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया. और इन लैंड सेटलमेंट्स के मेन बेनिफिशियरीज थे जमींदार, जो कि जमींदारी सिस्टम का बाय प्रोडक्ट थे. जमींदारी सिस्टम का एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ही जमींदार के एक्सप्लॉयटेटिव एटीट्यूड को गाइड करता था. कैसे? राइट, इमेजिन आप एक रेंटेड हाउस में रह रहे हैं एंड रेंट देने की डेट कल ही है. अब आपका लैंडलॉर्ड आता है और आपको बोलता है कि कल शाम सनसेट से पहले इफ यू नॉट गिव मी माई रेंट, मैं किसी और को रेंट पर रख लूंगा. इन दिस सिनारियो यू विल डू एनीथिंग इन योर कैपेसिटी टू पे द रेंट. यही हाल जमींदार्स का था, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने एक सनसेट क्लॉज उनके अग्रीमेंट्स में डाला हुआ था, प्रोवाइडेड दैट जमींदार्स को रेवेन्यू कलेक्ट करके ब्रिटिशर्स को सबमिट करना होता था बिफोर अ सर्टेन डेट एंड बिफोर सनसेट. अगर वो ऐसा नहीं कर रहे हैं, देन उनके जमींदारी राइट्स वर ट्रांसफर्ड टू अदर जमींदार. अपार्ट फ्रॉम दिस, कमर्शलाइजेशन वाज आल्सो अ बिग रीजन फॉर द बैड कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर. फूड क्रॉप्स के प्लेस पे कैश क्रॉप्स ग्रो करने के लिए फार्मर्स को फोर्स किया जाता था, एंड यही कैश क्रॉप्स ब्रिटिश इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल्स का काम करते थे. सिमिलरली इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी ब्रिटिश पॉलिसीज ने इंडियन हैंडीक्राफ्ट एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज दोनों को वाइप आउट करने में बहुत हेल्प की. द प्राइमरी मोटिव ऑफ द colonial गवर्नमेंट बिहाइंड दिस पॉलिसी ऑफ सिस्टमैटिकल डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया, एंड फॉर दिस ब्रिटिशर्स ने एक टू फोल्ड पॉलिसी अडॉप्ट की, जिसमें इंडिया को बस एक मेयर एक्सपोर्टर ऑफ इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल के रोल तक लेकर जाना था.
एंड सेकंड, इंडिया में एक स्प्रॉलिंग मार्केट बनाना फॉर द फिनिश प्रोडक्ट्स ऑफ देयर ओन इंडस्ट्रीज। इन दोनों ही रीजंस के वजह से इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स सप्लाई एंड डिमांड चेंज डिस्टर्ब हो गई। अब जब मार्केट में डिमांड ही नहीं है तो इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट्स बनाए किसके लिए? ड्यू टू दिस एंड वेरियस अदर रीजंस, द इंडियन इंडस्ट्रीज वर ऑल्सो वेरी बैडली हिट बाय द ब्रिटिश पॉलिसीज। इन पॉलिसीज की वजह से इंडिया के सभी सेक्टर्स, बी इट फॉरेन ट्रेड, बी इट डेमोग्राफी, बी इट ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, सभी डिस्टर्ब हुए। हाउएवर इंफ्रास्ट्रक्चर वर्कड एज अ डबल एज स्वॉर्ड। ब्रिटिशर्स ने रोड्स, रेलवेज, टेलीग्राफ्स एक्सेट्रा सब स्टार्ट किया था अपने बेनिफिट के लिए, बट उससे इंडिया में डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई। अगेन द प्राइमरी मोटिव, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के पीछे द मोटिव वाज नॉट टू प्रोवाइड द बेसिक एमिनिटीज टू द पीपल but to subserve the various colonial interests. Roads were built to mobilize the army within India and to draw out raw materials from the countryside to the nearest railway station or the port, जहां से ये रॉ मटेरियल शिप्स में लोड करके इंग्लैंड की इंडस्ट्रीज के लिए भेज दिया जाता था। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द रेलवेज इन 1850। ट्रेन्स ने एक तरफ लोगों को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करने की फैसिलिटी प्रोवाइड की, तो दूसरी तरफ कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर को सपोर्ट किया, जिससे विलेज इकोनॉमी इन इंडिया वाज डिस्ट्रॉयड कंप्लीटली। Similarly, the introduction to electronic telegraph was done with the purpose of maintaining law and order. ये सारी situations and conditions में इंडिया got its independence। तो अब इंडियन गवर्नमेंट के सामने बहुत बड़ी बड़ी सोशल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए थी। विद दिस वी हैव कम टू एन एंड फॉर आवर टुडेज वीडियोस। आई होप ये चैप्टर अब आपको पढ़ने और समझने में इजी लगेगा। देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू टू आंसर। उन इकोनॉमिस्ट्स के नाम बताइए जिन्होंने इंडिया के पर कैपिटा इनकम को कैलकुलेट करने की कोशिश की थी। वैसे इसका आंसर वीडियो में ही है, सो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर कर दो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई सी यू सून इन आवर नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड शाइनिंग। दिस इज मी हिना। सी या। Oh, don't forget to subscribe my channel. Bye bye.